Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name PT Usha, the Golden Girl. So आपको पता है ये PT Usha कौन है? अगर आपको नहीं पता तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वैसे PT Usha जो है वो अपने वो स्पोर्ट्स पर्सन है पहली बात तो, और वो किस लिए जानी जाती है क्योंकि वो बहुत फास्ट रनर थी. एक टाइम पर उनका नाम जो था वो इसलिए गोल्डन गर्ल रखा गया क्योंकि वो बहुत फास्ट रनर थी और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी उस समय पर. सो चलिए पढ़ते हैं इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में और जानते हैं ये कौन थी, क्या किया इन्होंने अपने टाइम पर, और इनकी जो हम हिंदी में जिसे कहते हैं जीवनी. तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम इनकी स्टोरी, इनकी स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स वार्म अप. डू यू नो अबाउट वुमेन एथलीट? राइट द नेम ऑफ द थ्री ऑफ देम. सो आजकल वुमेन एथलीट बहुत कॉमन चीज़ हो गई है हमारी कंट्री में, आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी. पहले के टाइम पे वुमेन एथलीट्स बहुत कम हुआ करती थी और इन्हें उतनी प्रिविलेज भी नहीं थी कि इन्हें बहुत सारा इतना फोकस या अटेंशन मिल सके जिस तरह से आज की जो हमारी जनरेशन की जो एथलीट्स हैं उनको मिल पा रहा है. उनको उतनी कोचिंग मिल पा रही है. इन लोगों के लिए वो सब चीज़ें नहीं थी. पेरेंट्स भी इग्नोर कर देते थे और जो हमारी सोसाइटी थी वो भी इस तरह के बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती थी क्योंकि वो लड़कियाँ होती थी. बट अब ऐसा नहीं है. इन लोगों ने अपने टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से आज वुमेन्स को ये पावर मिल चुकी है कि वो अपने टाइम पर वो जिस चाहें उस अपने फील्ड में उतर के अपने आप को साबित कर सकती हैं. सो हम पढ़ेंगे इनके बारे में इस चैप्टर में. चलिए शुरू करते हैं. पीटी उषा, fondly known as the Paoli Express and the Golden Girl of Indian track and field, dominated the sports for nearly 2 decades. सो इन्होंने करीबन 20 साल तक डोमिनेट करके रखा स्पोर्ट्स को. मतलब डोमिनेशन का मतलब है कि स्पोर्ट्स के ऊपर ये भारी पड़ रही थी. तो इनको जनरली पयोली एक्सप्रेस के नाम से या गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है इंडियन ट्रैक्स पे. ठीक है, और करीबन जैसे मैंने आपको बोला 2 डिकेड्स मतलब 20 साल तक इनका नाम जो था वो काफ़ी छाया रहा. Born on June 27, 1964 in Patali, Kozhikode district, केरला. सो इनका जन्म 27 जून 1964 में पट्टले एक जगह का नाम है, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, केरला में. ओके, इनका पूरा नाम जो है वो ये था, पिलावल्लुकंडी थेकापरम्बिल उषा. ओके, ऑफन एड्रेस सिंपली एज पीटी उषा. सो जो हमारा साउथ है वहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने गांव का नाम इस तरह से ऐड करके अपना नाम रखते हैं. तो इन लोगों के नाम यूजुअली इस तरह से बड़े होते हैं. यहाँ इनका नाम काफ़ी लंबा था इसलिए इनको पीटी उषा बोला जाता था. पीटी इनको कुछ ऐसा, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बुलाया जाता है, तो ऐसा इनको कुछ दिया नहीं गया था. इनका खुद का नाम ऐसा था, इसलिए उनको शॉर्टकट करके हम लोग पीटी उषा लिखते हैं. So PT Usha, India received a letter from the Middle East without delay, a testament of her statue. Okay, so Middle East से हमें एक लेटर मिला और उस लेटर से हमारे इंडिया को ये समझ में आया कि अब PT उषा का नाम जो था वो कितना बड़ा हो चुका था. उनके नाम से ही भारत को भी जाना जाने लगा था. It was November 1973 when a perceptive physical education teacher called Balakrishnan discovered Usha while conversing with parents. His eyes, even watchful, kept drifting to a group of a small girl playing blind man buff just across the field. So एक पर्सपेक्टिव मतलब एक फिजिकल टीचर जो है जिस नज़र से वो बच्चों को देखता है, उनके अंदर की काबिलियत समझ पाता है, उसी तरह से बालाकृष्णन जी ने भी उषा को डिस्कवर किया कि जब वो उनके पेरेंट्स से बातें कर रहे थे कि एक छोटा सा बच्चियों का ग्रुप था जो खेल रहा था और उन्होंने अचानक उसकी तरफ देखा और ब्लाइंड मैन बफ खेल रहे थे वो बच्चे आपस में, और उन्होंने फील्ड में देखा कि वो लड़की जो है वो वहाँ पर घूम रही है. वॉज देयर अ पेयर ऑफ फीट दैट वर मूविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली फास्ट. सो पेयर ऑफ फीट जो थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो थे वो दौड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से. वॉज दैट टाइनी डार्क गर्ल इन हर ब्लू स्कर्ट and white blouse moving like an instinctive athlete. So ये जो छोटी सी लड़की थी, डार्क गर्ल थी, मतलब इनका जो रंग था वो थोड़ा डार्क था. उसने ब्लू स्कर्ट पहनी थी और वाइट शर्ट पहना हुआ था. उसका जो तरीका था दौड़ने का वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट था या कुछ डिफरेंट था. एक एथलीट की पहचान जो थी वो थी उसके अंदर. क्या था वो उस टाइम पे वो समझने की कोशिश कर रहे थे.
was that tiny dark girl in her blue skirt and white blouse, moving like an instinctive athlete. Patient as ever, Balakrishnan waited for the game to be over. Calling the little girl, he gently inquired of her. So, वो जो छोटी सी डार्क कलर की लड़की थी जिसने ब्लू स्कर्ट पहनी थी और वाइट कलर का ब्लाउज पहना हुआ था, वो जिस तरह से मूव कर रही थी, क्या वो चीज़, वो मूवमेंट जो थी वो एक एथलीट की थी या एक्स्ट्रॉर्डनरी फास्ट मूव कर रही थी, नॉर्मल थी, क्या थी, ये वो शांति से वहाँ से देख रहे थे बालाकृष्णन जी जो फिजिकल टीचर थे. नाउ द पेशेंस एज एवर, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से वेट किया बालाकृष्णन जी ने कि गेम ओवर हो जाए. जब गेम ओवर हो गया तब उन्होंने उस छोटी बच्ची को अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से उससे उसके बारे में पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम चाइल्ड, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे. द शाई लिटिल गर्ल हार्डली रेज हर आइज फ्रॉम द ग्राउंड. ऊषा, शी विस्पर्ड एंड एडेड, फ्रॉम क्लास 4th. ओके, सो उसने बहुत धीरे से उनसे बोला कि मेरा नाम जो है वो उषा है, और उसकी आंखें जो थी वो इतनी शर्मा रही थी कि उसकी आंखें जो थी ज़मीन से ऊपर भी नहीं उठ पा रही थी. तो बहुत मुश्किल से उसने अपनी आंखें जो है ऊपर उठाई और उनको जवाब दिया कि मैं उषा हूँ, क्लास 4th से. बुदबुदाया उसने ये बात जो है, पीटी उषा ने उस टाइम पे ये बात उनको बुदबुदाई. मतलब एक जब छोटी बच्चे होते हैं ना, उनसे कभी कोई ऐसे फिजिकल टीचर या कोई भी स्कूल का बड़ा टीचर अगर उनसे इस तरह के सवाल पूछते हैं तो थोड़ा घबरा जाती हैं. तो उस तरह से उसने उनको जवाब दिया. Thus began one of Asia's greatest athlete journey. और यहाँ से इंडिया की ग्रेटेस्ट एथलीट की, एशिया की ग्रेटेस्ट एथलीट की जर्नी जो है वो शुरू हुई. An unassuming village girl from Malabar in Kerala discovered by a keen-eyed teacher. Keen-eye teacher. So एक unassuming, ये कोई सोच नहीं सकता था कि एक विलेज की गर्ल, मतलब गांव की एक लड़की, मालाबार में रहने वाली, केरला में मतलब बेसिकली केरला से थी वो, कि उस एक जो टीचर था उसकी एक जो पारखी नज़र थी, उसने इस चीज़ को पहचान लिया कि ये लड़की जो है इसके अंदर कुछ ऐसा है जो इसे एथलीट बना सकता है. सो एक कीन आई टीचर ने ये पहचान लिया था कि वो बच्ची जो थी वो साधारण नहीं थी, उसके अंदर एक एथलीट की क्वालिटीज़ थी. That same evening at 4:15 p.m., Usha badly heard the magical word for the first time in her life. So उसी शाम को 4:15 के आसपास उषा ने पहली बार वो मैजिकल वर्ड सुने थे. पहली बार अपनी लाइफ में उसने ये मैजिकल वर्ड सुने थे. ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो. ठीक है. द मास्टर हैड एक्सप्लेन टू हर व्हाट टू डू एंड वाई. सो मास्टर ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये क्या है और इनके लिए आपको क्या करना है और क्यों करना है. कन्फ्यूज बट वेरी मच अवेयर ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द ओकेजन. बट वो थोड़ा कन्फ्यूज थी, मगर वो ये जानती थी कि ये कितना सीरियस है उनके लिए. वो चीज़ जो उनको सिखाई जा रही है वो कितनी ज़रूरी है उनके लिए. शी रैन फॉर हर लाइफ, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. और उस दिन वो दौड़ी और उसके बाद से बाकी सब जो है वो हिस्ट्री रह गई. इन 1975, Usha was 11-year-old and practicing vigorously for the sub-junior district meet for her first ever with 3 days to go. 1975 में उषा जो थी 11 साल की हो चुकी थी और वो बहुत मेहनत, बहुत जतन से अपनी प्रैक्टिस में लगी हुई थी. उन्हें सब जूनियर डिस्ट्रिक्ट मीट में पहली बार जाना था. उनका ये पहला इवेंट था, या पहली मीट थी, और उसके लिए बस 3 ही दिन बच गए थे. वाइट बैंडेज ऑन हर हील वॉन हर इवन मोर सिंपैथी. उनकी हील पे वाइट बैंडेज लगा था जिसकी वजह से उन्हें और सिंपैथी मिल गई. शी केम फर्स्ट इन ऑल द 4 इवेंट्स शी पार्टिसिपेटेड. और उन्होंने 4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और चारों में ही वो फर्स्ट आई. इन 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप. शी वॉज ऑल्सो द इंडिविजुअल चैम्पियन एट द मीट. और वो इंडिविजुअल चैम्पियन थी उस पूरे मीट की. Academically gifted, Usha consistently ranked among the top 3 students in her class and passed her standard 7th exams with first class and passed her standard 7th exams with first class honor. Okay, so Usha जो थी वो एकेडमिकली भी गिफ्टेड थी, मतलब भगवान की उन पर बहुत दया थी कि वो दिमाग से बहुत तेज़ थी. वो हमेशा अपनी क्लास में जो थी वो टॉप 3 बच्चों में ही रहती थी. किसी भी क्लास में जब भी वो
आगे उनकी क्लासेस बढ़ती गई तब वो हमेशा टॉप रैंकर्स में ही रहीं और क्लास 7 का एग्ज़ाम उन्होंने पास किया फर्स्ट क्लास के साथ, फर्स्ट रैंक के साथ। Recognizing her potential, the Kerala government established a separate sports division for girls in Kannanur, where Usha joined to hone her athletic abilities under the guidance of C.H. Pethel, the school's headmasters. सो इनकी पोटेंशियल को देखकर जो गवर्नमेंट थी वहाँ की केरला की, उन्होंने सोचा कि अब ऐसे बच्चों के लिए भी हमें अलग से एक डिवीज़न बनाना चाहिए जहाँ पर इनके स्पोर्ट्स पे फोकस किया जा सके, इन्हें स्टडीज़ में भी फोकस कराया जा सके, दोनों चीज़ों का बैलेंस जो है वो कराया जा सके। बाकी बच्चों के साथ अगर ये स्टडीज़ रेगुलर करेंगे तो ये अपनी स्पोर्ट्स पे कम ध्यान दे पाएंगे। सो इस तरह की वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो था उन लोगों ने मिलकर एक ये चीज़ सेपरेटली इस्टेब्लिश की थी इनके लिए। सो ये उसके बाद इन्होंने वहाँ जाके ज्वाइन किया, कैनानौर में जाके इन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद वहाँ पर इनको एथलेटिक एबिलिटीज़ जो थी इनके अंदर उसको गाइडेंस देने के लिए वहाँ के जो स्कूल के हेडमास्टर थे वो खुद उनके साथ सारा दिन उनको उनकी जो एबिलिटी थी उसके हिसाब से उन्हें गाइड करते थे। C.H. Pathel. It was at Kannanur that another great master fired her imagination so much that together they achieved the impossible. His name was Madhavan Nambiar. सो कैनानौर में एक और जो ग्रेट मास्टर थे उनकी इमेजिनेशन ने और इन लोगों की दोनों की मेहनत ने मिलकर एक चीज़ को अचीव किया जो इम्पॉसिबल थी और उस ग्रेट मास्टर का नाम था माधवन नंबियार। बाय 1977 उषा एंड नंबियार वर inspirable. Nambiar had found the word he had been waiting for all his life and Usha found her guru. सो नंबियार जो थे इतनी अपनी पूरी ज़िंदगी जिस स्टूडेंट की राह देख रहे थे वो उन्हें मिल गया उषा के रूप में और उषा को वो गुरु मिल गए जो वो ढूंढना चाह रही थी। नंबियार वुड फ्रॉम नाउ ऑन केयर फॉर हर लाइक अ फादर। अब नंबियार जो थे यहाँ से उनके पिता की तरह उनकी देखरेख करने लगे, उनकी चीज़ों का ध्यान रखने लगे। उषा मेटिक्यूलस सिस्टमैटिक ट्रेनिंग बिगेन इन अर्नेस्ट। सो उषा की जो ट्रेनिंग थी सिस्टमैटिक वे में जो तरीके से उनकी ट्रेनिंग होनी थी वो यहाँ से अब शुरू हुई। उषा हैड अ रेगुलर ट्रेनिंग रन ऑन द बीच ऑफ पेयोली। सो उषा की जो रेगुलर ट्रेनिंग थी वो बीच जो था पेयोली बीच उस पर होती थी रोज़। शी प्रेफर टू बी द ट्रेन अलोन फॉर द वास्टनेस ऑफ द बीच गेव हर अ सेंस ऑफ फ्रीडम। सो वो प्रेफर करती थी कि वो अकेले ही ट्रेन हों या ट्रेन करा जाए उनको। तो जो बीच की जो चौड़ाई थी या जो बढ़ावा, मतलब बीच के पास क्या होता है कि बहुत जगह होती है, तो वो जो थी वो एक ऐसा नहीं था कि बाउंड्री के अंदर थी, तो वो जो खुलापन था वहाँ पर वो उनको सेंस ऑफ फ्रीडम देता था। शी रैन जॉयफुली एंड फ्रीली। वो वहाँ पर दौड़ती थी बहुत खुशी के साथ और बहुत आज़ादी के साथ। And she derived her strength from the serenity and peace of her beloved Kerala surrounding. And वो वहाँ से जो स्ट्रेंथ थी उनकी जो आसपास का जो एरिया था जहाँ वो केरला जिससे प्यार करती थी उनका जो शहर था उससे वहाँ से उनको वो स्ट्रेंथ मिल रही थी। Nambiar introduces sand training in her programming to enhance her performance in the athletes just after the 1982. और वहाँ जो नंबियार थे उन्होंने उनकी सैंड ट्रेनिंग जो थी वहाँ उनको इंट्रोड्यूस किया सैंड ट्रेनिंग प्रोग्राम से और वो वहाँ से शुरू किया गया ताकि वो आगे जब परफॉर्मेंस करेंगी प्रोग्राम्स वगैरह में जाके, मींस कि एथलेटिक्स प्रोग्राम्स जो होते हैं जहाँ पर पहले जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो ओलंपिक्स वगैरह में जब एथलीट मीट्स होती थी तो उनमें जब वो परफॉर्म करें तो वो उनका बेस्ट दे सकें, इसलिए वहाँ पर उनको सैंड ट्रेनिंग में डाला गया। और वो सैंड ट्रेनिंग जो थी वो तब शुरू हुई 1982 के बाद। न्यू दिल्ली एशियन गेम्स सैंड ट्रेनिंग हैड enhanced the performance of many great athletes from Edwin Moss to top flight Indian athlete like Milkha Singh and Sri Ram Singh. सो जो सैंड ट्रेनिंग थी उसने बहुत से जो हमारे ग्रेट एथलीट्स थे उनकी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव किया था, चाहे वो एडविन मॉस हो या हमारे जो टॉप फ्लाइट इंडियन एथलीट्स हैं लाइक मिल्खा सिंह और श्री राम सिंह वो हों, उनकी भी परफॉर्मेंस जो थी वो इस सैंड ट्रेनिंग से काफ़ी इन्हांस हुई थी, काफ़ी अच्छी हो गई थी।
Now, Usha athletes' achievements are well known to almost all India. 2 silver medals in the 1982 Indian New Delhi Asian Games, 4th place in the 400 meters at the 1985 Jakarta Asian Meets, and 4 golds and 1 silver at the 1986 Asian Game in Seoul. ओके सो इनकी जो एथलीट अचीवमेंट्स हैं उषा जी की, ये बहुत मतलब हमारे इंडियन जो हैं वो ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे 82 में जो इंडियन न्यू दिल्ली एशियन गेम्स हुए थे तब, फिर 4th प्लेस मिली थी इन्हें 400 मीटर रेस में 85 में जकार्ता में जहाँ एशियन मीट्स हुआ था, और उसके बाद 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल मिला था इन्हें 86 में जब एशियन गेम्स हुए थे सियोल में तब. पीटी उषा's journey epitomizes it is that of a gifted child. So जो पीटी उषा की जो जर्नी है वो एक ऐसी कहानी है, ऐसी स्टोरी है जो एक गिफ्टेड चाइल्ड की, मतलब एक बच्चा जिसे भगवान का आशीर्वाद मिला या भगवान ने उसको इस तरह का बना के भेजा, वो ये चीज़ वो रिप्रेजेंट करती हैं. फ्रॉम हम्बल ओरिजिन अचीविंग इंटरनेशनल सक्सेस through sheer dedication and immense hard work. Never in the history of independent India has a youngest from a remote background, town or rural origin caught. So public in general, as Usha has said, a professor of English in Usha's hometown. So पीटी उषा जी की जो जर्नी थी वो एक प्रतिभाशाली बच्चे की कहानी थी जिसने नेशनल लेवल पे अपना नाम जो था वो इतना पॉपुलर कर लिया था. एक नॉर्मल सी जगह से निकल कर आई, ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ कोई उनको नहीं जानता था, रूरल ओरिजिन था उनका, और वहाँ से कोई ये सोच भी नहीं सकता था, किसी यूथ की इमेजिनेशन भी नहीं हो सकती थी कि वो आगे जाके इस तरह का नाम अपना कर पाएंगी. ये बात उनके एक इंग्लिश के प्रोफेसर ने कहा था कि इस तरह का नाम जो उषा ने किया है अपना, इस तरह की इमेजिनेशन कोई भी नहीं कर पाया था कि कोई एक छोटी बच्ची एक ऐसी जगह से निकल के और इतना बड़ा अपना नाम जो है पूरे देश विदेश में करेगी. सो ये थी पीटी उषा की एक स्टोरी जो आपके लिए बहुत एक मोटिवेशन का काम भी कर सकती है. अगर आप भी किसी गेम्स वगैरह में अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एथलीट्स में इंटरेस्टेड है, तो आप भी अपने मोटिव को अचीव कीजिए जिस तरह से इन्होंने किया था. इन्होंने अपनी स्टडीज़ नहीं छोड़ी, वो हमेशा उसमें भी फर्स्ट आई और गेम्स में भी फर्स्ट आई. हो सकता है आप अपनी स्टडीज़ में कहीं ना कहीं थोड़े वीक हों, बट अगर आपके पास इस तरह का हुनर है तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना सीखना होगा ताकि आप अपनी लाइफ जो है उसको काफ़ी अच्छा बना सकते हैं. स्पोर्ट्स वगैरह में भी आजकल बच्चों के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं. सो होपफुली इनकी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी. आगे देख लेते हैं हमारा वर्ड मीनिंग्स. डोमिनेटेड, कंट्रोल्ड और रूल्ड, टेस्टामेंट, एविडेंस और प्रूफ, पर्सपेक्टिव्स, ऑब्जर्वेंट और इंसाइटफुल, instinctive, natural or automatic, unassuming, modest or humble, vigorously, energetically or forcefully, academically related to education or scholarship, potential capability or ability to grow, imagination, creativity or mental visualization, inspirable, indivisible or unable to be parted, meticulous, detailed or precise, serenity, calmness or tranquility, and epitomizes, represent or exemplifies imagination, inspirations or vision. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेन टेस्टर पे. आंसर जोन. A. Darken the correct option in OMR sheet. Number 1. What was PT Usha's fondly called? So PT Usha को क्या कहा जाता था? हमने पहले ही पढ़ा था. पीटी उषा को कहा जाता था द पयोली एक्सप्रेस. ओके, पयोली एक्सप्रेस. ओके, नाउ आगे के जो पार्ट्स हैं उनको आप रीड करेंगे और उनके आंसर्स को आपको खुद फाइंड आउट करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. पयोली फर्स्ट, पयोली, हील, माधवन. पीटी उषा वॉज नोन एज द पयोली एक्सप्रेस. तो पीटी उषा को क्या कहा जाता था? पयोली एक्सप्रेस कहा जाता था. ओके, क्योंकि वो जिस सिटी में रहती थी वहाँ का नाम था पयोली, और पयोली के बीचेस के बारे में हमने पढ़ा था जैसे कि वो वहाँ प्रैक्टिस करती थी, इसलिए उनको वहाँ का एक्सप्रेस माना जाता था. ओके, सो द पयोली एक्सप्रेस.
पहले में आएगा, बाकी के आंसर्स आपको अपने जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको देखकर इसमें फिल करने हैं। नंबर सी, राइट T for true and F for false statement. Number 1, P.T. Usha was born on 27th June 1964. This is a true statement. Write down T in the box and find out, read the rest of the statement and find out the answer of them. Okay. Now moving to next, match the following. Number 1, P.T. Usha, Paoli Express. ठीक है, उनको हम Paoli Express के नाम से जानते हैं, इसलिए Paoli Express. Now आपको क्या करना है, इस जो क्वेश्चन है उसमें मेक सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस बनाना है। पायोली एक्सप्रेस, विलेज, टैलेंट, कोच, इंजरी। एफ, कंप्लीट द वर्ड्स, आपको यहाँ पर वर्ड्स को कंप्लीट करना है, जैसे पहला जो है वो एक्सप्रेस है, वैसे आपको बाकियों को भी कंप्लीट करना है। जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट इज P.T. उषाज फुल नेम? P.T. उषा का पूरा नाम क्या था, वो हमने चैप्टर में पढ़ा था, आपको उसको वहाँ से देखकर आप इसकी स्पेलिंग जो है करेक्ट स्पेलिंग लिख सकते हैं। नाम क्या था उनका? पिलावुल्लू कंदी थेका परम बिल उषा। ओके, सो ये नाम आपको इसमें पूरा लिखना है। और ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस भी रीड करेंगे और उनके आंसर्स खुद फाइंड आउट करेंगे चैप्टर में से। नाउ द ग्रामर जोन, वर्ब्स इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? सम वर्ब्स दैट डिस्क्राइब एक्शन और इवेंट इन्वॉल्व ओनली द सब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब्स जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सुमन कुक्स, सुमन पका रही है, क्या पका रही है? कोई आइडिया नहीं। स्टार शाइन्स, डॉग्स बार्क्स, द गर्ल्स आर प्लेइंग। ओके, अदर वर्ड दैट आर नॉट नाउन्स और प्रोनाउंस में फॉलो द वर्ब। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन नहीं होते, वो भी वर्ब को फॉलो करते हैं, जैसे सुमन कुक्स द फूड, स्टार शाइन्स ब्राइटली, dog barks at the strangers, the girls are playing cricket in the playground. Noun pronoun following preposition are objective of the preposition. ठीक है, सो जो नाउन प्रोनाउन फॉलो करते हैं प्रीपोजिशन को, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। किसके? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। Some verbs that describe event involve the subject and another person or thing are called transitive verb. सो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं और इन्वॉल्व करते हैं उसमें सब्जेक्ट को और किसी और पर्सन या थिंग को भी, उन्हें कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। द अदर पर्सन्स और थिंग इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जो अदर पर्सन है या अदर ऑब्जेक्ट है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन। सो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल वॉज ईटिंग, द गर्ल वॉज ईटिंग एन ऑरेंज। तो गर्ल जो है वो सब्जेक्ट है, एन ऑरेंज जो है वो ऑब्जेक्ट है, और वॉज ईटिंग ये क्या है? हमारा वर्ब है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। वॉज ईटिंग, हैज ईटन, द चाइल्ड हैज ईटन हिज ब्रेकफास्ट। ओके, अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब एंड एनसर्कल द intransitive verb. Okay, number 1, he kicked the ball out of the stadium. So he kicked the ball out of the stadium. इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब, ये फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जो ट्रांजिटिव होगी उसको आप अंडरलाइन करेंगे और जो इंट्रांजिटिव होगी उसको क्या करना है? आपको एनसर्कल करना है। ओके, द फुटबॉलर रैन ऑन द फील्ड। नंबर 3, she saw a green snake in the garden. The snake was creeping along the wall and he settled his book. The children laughed happily. Listening and speaking. Conversation between Shruti, Vanshika, Navya about nurturing talent in children. Shruti, I really believe that every child has some kind of talent. It's just a matter of finding it and nurturing it. Vanshika, absolutely. I have seen kids who did not even realize they had a talent until they tried something new. It's amazing how much potential is out there. Navya, I agree. सो यहाँ श्रुति कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा जो है वो टैलेंटेड होता है, और ये सिर्फ ये मैटर नहीं करता, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फाइंडिंग। ये सिर्फ ये मैटर करता है कि आप उसको ढूंढें और उसको नर्चर करें। वंशिका, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रही हो श्रुति। मैंने भी देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो तब रियलाइज़ करते हैं जब उनका टैलेंट जो है वो दिखाई देता है, जब वो कुछ नया ट्राई करते हैं। ये कितना अमेजिंग है ना कि कितना पोटेंशियल है लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर। नव्या कहती है आई एग्री, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से। श्रुति, एग्जैक्टली, एंड वंस दे फाइंड समथिंग दे लव, और
श्रुति कहती है एग्जैक्टली जब वो ढूंढ लेते हैं ऐसी कोई चीज़ तो वो उसे उससे ज़्यादा प्यार करने लगते हैं. दे ऑफन बिकम सो डेडिकेटेड. इट्स वंडरफुल टू सी their growth and the enthusiasm. Vanshika, yes, it's not just about becoming a professional in that field. It's about the confidence and skills they develop along the way. These experience shape their future. So, श्रुति कहती है, पहले जब श्रुति ने कि हाँ बिल्कुल सही बात कही है कि जब बच्चे ऐसे कुछ अपने अंदर ढूंढ लेते हैं कि उनके अंदर ये खूबी है या वो इस चीज़ को बहुत अच्छा कर सकते हैं तो वो उससे प्यार करने लगते हैं. वो चाहते हैं कि बस वो सारा दिन उसी के साथ एंगेज रहें. वो इतने डेडिकेटेड हो जाते हैं कि अपनी ग्रोथ जो है वो उनकी जो ग्रोथ है उनका तो एंथुजियाज्म है वो दिखता है और वो काफ़ी अच्छा निखर के आता है. वंशिका कहती है हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ प्रोफेशनल बनने की बात नहीं है कि फील्ड में आप प्रोफेशनल बनो. ये आपके कॉन्फिडेंस, आपकी स्किल, आपके डेवलपमेंट में आपका साथ देती है. ये एक्सपीरियंस की बात है जो आपके फ्यूचर को शेप करता है. मतलब आपको ये बताता है कि आप कितना और अच्छा कर सकते हैं. नव्या, दैट्स ट्रू, आई हैव नोटिस दैट. नव्या कहती है हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है. श्रुति, सो हाउ कैन वी बेटर सपोर्ट चिल्ड्रन इन डिस्कवरिंग एंड मर्मरिंग देयर टैलेंट. तो श्रुति कहती है कि कैसे हम ये कर सकते हैं कि हम बच्चों को सपोर्ट करें और उनके जो अंदर की जो टैलेंट है उसको बढ़ावा दें. वंशिका, आई थिंक इट स्टार्ट विद गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू ट्राई सम डिफरेंट थिंग्स. सो वंशिका कहती है शायद हम इसे इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि हम उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई कर सकें. Navya, and parents should encourage their kids to participate in these activities without pursuing them. So नव्या कहती है पेरेंट्स जो हैं वो एनकरेज करें अपने जो अपने बच्चे हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में बिना उन्हें किसी चीज़ का प्रेशराइज किए बिना. ओके, इट्स अबाउट फाइंडिंग जॉय एंड पैशन, नॉट जस्ट सक्सेस. ओके, सो किसी भी चीज़ में बच्चे को जॉय मतलब खुशी मिलनी चाहिए, वो उसका पैशन बनना चाहिए. ये नहीं कि आपको सक्सेस के लिए किसी से ज़बरदस्ती कुछ कराना है. अगर आपका बच्चा करना चाहता है, अगर आप खुद करना चाहते हो तभी आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट करो, उसे मज़े से करो, उसके लिए पैशनेट हो जाओ, उसके बारे में पढ़ो, सीखो, जानो. मगर ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर में आके कोई चीज़ करोगे और उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे. ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हमारी स्टडीज़ हो, चाहे हमारा पैशन फॉलो करना हो, चाहे हमारी हॉबीज़ फॉलो करना हो, ये सब चीज़ें इंसान या बच्चे जो हैं वो अपने इंटरनल सेंस की वजह से ही कर पाते हैं. हमें जब अंदर से ये लगता है कि हम ये कर सकते हैं, हम इसमें अच्छे हो सकते हैं, तभी हम वो चीज़ें कर पाते हैं. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं. Number 1, what does Navya think is important for supporting children in exploring different activities? Number 2, why should children be encouraged to pursue their interests? And number 3, what suggestion does Vanshika have for supporting children in discovering their talent? So इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी कॉन्वर्सेशन के से ढूंढ के निकालना है और लिखना है. Activity zone, what skill do we need to become successful in life as an athlete? What do you learn after reading this chapter? Write some lines. So क्या स्किल्स चाहिए एक सक्सेसफुल एथलीट बनने के लिए लाइफ में, और आपने जो कुछ पढ़ा इसमें उसमें से आप चैप्टर में से उसमें से आप इसमें कुछ लाइंस लिख सकते हैं. पीटी उषा इज पॉपुलरली नोन एज Payoli Express. Likewise, some other sports person of India are known by different names. Write the nickname of the following sports person. मिल्खा सिंह को क्या बुलाते थे, कपिल देव जी को क्या बुलाते थे, ध्यानचंद जी को क्या बुलाते थे, जो सचिन तेंदुलकर हैं उनका जो ये स्पोर्ट्स में लोगों को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, ऐसे डिफरेंट नाम आपको इन लोगों के लिखने हैं. और लास्ट में है मैरी कॉम. ठीक है, सो इनको जो नेम दिए गए हैं, इनके स्पोर्ट्स स्पिरिट या इनका जो काम है, इनका जो गेम है उसको देख के जो इनको निकनेम दिए गए हैं वो निकनेम आपको यहाँ पर लिखने हैं. ओके, नाउ द प्ले जोन. व्हेन यू पैक फॉर जर्नी, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर you not liking to take with you? अगर आप अपनी जर्नी के लिए पैकिंग कर रहे हो तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ ले जाना नहीं चाहोगे? बुक्स, क्लोथ्स, मेडिसिन, टॉर्च और टॉयलेट रोल. ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, टिक करना है कि आप इनमें से क्या चीज़ें नहीं ले जाना चाहोगे. ओके, नंबर नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन नॉट ट्रैवल विदाउट. आपको यहाँ पर 20 ऐसी चीज़ों के नेम लिखने हैं जिसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था. इस एक्टिविटी को आप जब फ्री हो तो ज़रूर करें ताकि आपको ये भी समझ में आएगा कि पैकिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है.
आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके डेली रूटीन या डेली एसेंशियल आपके क्या क्या हैं जिनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते या आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके, सो होपफुली आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड। अब पेंडिंग एक्सरसाइजेज आप खुद से करेंगे।